सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज हम पहुंच चुके हैं द ब्लैक डायमंड सिटी में। जी हां, आज हम धनबाद में हैं, जिसका जिक्र आप सभी ने फैक्ट और फिक्शन की दुनिया में जरूर सुना होगा। इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी कोयला खदानें और उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं। जनसंख्या के लिहाज से झारखंड में ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। पहला नंबर रांची का आता है। यहाँ राजनीतिक हलचल भी रहती है। 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। 4 इस वक्त बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के खाते में है तो 1 जेएमएम के। ऐसे में आज इलेक्शन कार्निवल में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस ब्लैक डायमंड सिटी के वोटर्स और जनता को अगले 5 साल में अपने कौन कौन सी चीज़ों को संवारना और चमकाना है। और साथ ही हमारे मंच पर मौजूद पैनलिस्ट से हमें जानेंगे कि जो जनता चाहती है क्या उसकी राह आसान होगी। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। और इस मंच से जुड़ने के लिए राज सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी उम्मीदवार धनबाद से। अरूप चैटर्जी हैं, पूर्व एमएलए निरसा के, प्रत्याशी भी हैं, माले से ये आते हैं, ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर डीके सिंह, कांग्रेस नेता, आपका स्वागत एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। और साथ ही 2 जानकार जो हमें समझाएंगे कि आखिर इस इलाके के राजनीति के पीछे कितने सामाजिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। राजीव शर्मा है, जनरल सेक्रेटरी झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के, और साथ ही संजीव झा, वरिष्ठ पत्रकार। तो हमारे पैनलिस्ट के पास जाने से पहले जल्दी से मैं यहाँ मौजूद जनता से 2-3 सवाल ले लेती हूँ। आप बताइए, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है जिसको लेकर आप चाहती हैं कि आपके जो चुने हुए विधायक हैं वो उस पर काम करें? मैम, चुने हुए विधायक या जो चुनने वाले, चुने जाने वाले, सत्ता पद से सवाल किससे करना है? आपको किस तरह का विधायक चाहिए? विधायक तो मुझे जो अभी है वर्तमान में वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो वो चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सत्ता, मतलब जो सत्ता में है यहाँ झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो नौकरियाँ बेची गई झारखंड में बुरे तरीके से सब्जी बाजार की तरह बेची गई, हमारा मेन मुद्दा वही है, क्योंकि हम युवा आज सड़क पर हैं और इसके लिए लंबे समय से रोजगार एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? नहीं, रोजगार नहीं, जो नौकरियाँ आई वो बेची गई, धांधली हुई। भ्रष्टाचार आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है, आपके लिए? महिला सुरक्षा, जो आज झारखंड में जो हेमंत सरकार की मिलीजुली सरकार है, ये सरकार आने के बाद जो हमारी महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां जो सुरक्षित नहीं है, ये आगे आने वाली जो सरकार है हमारी होगी, वो हमें कितना सुरक्षा देती। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, कोई और चीज़ आप जोड़ना चाहेंगे? हमको रोजगार चाहिए। जो हम निरसा विधायक से पूछना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे के बगल में कई वर्षों से मांग चला जा रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर जो सभी बोली कि सब्जी बाजार बिकता है, तो सब्जी बाजार और स्ट्रीट वेंडर वहाँ बैठे हुए हैं, उनको कब विस्थापित किया जाएगा माडा के ज़मीन में? निरसा के विधायक कई बार रहे हुए हैं, उनके कार्यकाल से स्टार्टिंग चल रहा और यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि उनका कब वो अपने जगह पर आत्मनिर्भर बनकर रोजगार करेंगे और रोड पर से हट के वहाँ बैठेंगे कि उनका कम से कम बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सकेगा। चलिए, तो क्योंकि डॉक्टर सिंह और अरूप जी आपकी मिलीजुली सरकार है, आपका गठबंधन इस वक्त झारखंड में सरकार चला रहा है, ऐसे में सवाल यही है, जो सवाल यहाँ जनता उठा रही है, महिला सुरक्षा हो, आम जनता की सुरक्षा हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर पिछले 5 सालों में लगाम क्यों नहीं लगा पाई सरकार कि अब ये सवाल उठ रहे हैं? पहले आप। नहीं, हमें लगातार 5 साल जो हेमंत जी की सरकार चली, ऐसी कोई भी घटना, बड़ी घटना नहीं हुई जो आप उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। हम समझते हैं जो चाहे महिला सुरक्षा की मामला हो,
रोजगार की मामला हो, तमाम चीज़ों पर झारखंड सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? उसके बाद मैं मौजूदा बीजेपी विधायक के पास जाऊंगी। बिल्कुल, मैं जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह से झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस सीपीआई माले की सरकार चल रही है, झारखंड और झारखंडियत की भावना को आगे रखकर हमेशा से चलाया। जिस तरह से कोरोना काल में हमने सभी लोगों की, पूरे प्रदेश की सेवा की है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रहा है। जी। हमने जिस तरह से यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आया, हर एक महिलाओं के खाते में पहली बार हजार रुपए में डाला गया, और अगले दिसंबर महीनों से हमने वादा किया है कि 2500 रुपए हर एक के खाते में जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, झारखंड पूरे भारत में एक ऐसा प्रदेश है, पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सर्वजन पेंशन योजना लेकर आई है। एक एक करके हम मुद्दों पर आएंगे। राज सिन्हा जी, पहला मुद्दा मैं रोजगार का यहाँ उठाना चाहूंगी। रोजगार, ये एक औद्योगिक इलाका है, ऐसे में जब रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं तो ये विरोधाभास लगता है कि एक जगह जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, माइंस हैं, वहाँ पर भी रोजगार को लेकर मुश्किलें हैं। तो वाकई यहाँ पर कुछ काम हुआ है रोजगार को लेकर? नहीं, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, या सब लोग बता देंगे कि हर वर्ष 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। नहीं मिलेगा तो बेरोजगार में बीए पास को 5000, एमए पास को 7000, और वो भी अगर नहीं दे पाऊंगा बेरोजगारी भत्ता तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये किसने कहा था? जरा हमारे विद्वान मित्र बता दे जरा, किसने कहा था? यह वादा, झूठा वादा करके, ये झूठ के बुनियाद पर ये झूठ वाली गठबंधन वाली सरकार चल रही है। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, आप देखिए जितने भी इस राज्य के अंदर आदिवासी महिला बहन जो दरोगा है, उसकी हत्या हुई, सरकार कुछ नहीं कर पाई। इन्होंने कहा था कि 75% हम रोजगार स्थानीयों को देंगे। कितने परसेंट को दिए? जरा हमारे विद्वान मित्र बता दें, कितने दिए? तो जितनी भी ये मैया सम्मान योजना की बात आज इनको याद आ रही है, 19 में सरकार बनी। चलिए भाई, नई सरकार होगी, 19 में नहीं बनाए होंगे। ये इन्होंने कहा था 2000 रुपये हम महिलाओं को चूल्हा भत्ता देंगे, 72,000 रुपया हम देंगे हर परिवार को। 19 में नहीं दिए, चलिए माफ़ किया। 20 में भी नहीं याद आया, 21 में भी याद नहीं आया, 22 में भी नहीं याद आया, 23 में भी नहीं याद आया। याद कब आया? 24 में जब चुनाव होने वाले हैं तो उसके 2 महीने पहले इनको याद आई। पर राज जी, इस प्रतिस्पर्धा में तो बीजेपी भी जुट गई है। आप लोगों की गो या भी तो उसी लिहाज से नहीं जा सकते। आप लोग तो कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से। हमने कहा, क्या कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गोगो दीदी योजना लागू करेंगे। और जब ये बात सुने तुरंत इन्होंने कहा कि अरे हमारा 1000 वाला तो गलत है, अब हम उसको गलती मान रहे भैया, उसको 2500 करेंगे। यह झूठा वादा, ये तो हम, आप पता कर लीजिए ना, अन्य राज्यों में जहां भी, छत्तीसगढ़ में हम लोग गए थे, वहां महतारी वंदन योजना का वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो महतारी वंदन योजना। इससे पहले तो आपकी भी सरकार थी, तब आप लोगों ने ये इस तरह की योजनाएं लागू क्यों नहीं की? उस समय हमने नहीं कहा था। छत्तीसगढ़ में हमने अगले कैबिनेट में लागू हो गया, और इसीलिए आज मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, इनके बातों पर भरोसा नहीं है। ये छात्रों को, युवाओं को ठगने के लिए जब देखे कि नौकरी नहीं दे पाए तो बीच में पेट्रोल सब्सिडी योजना लाए। क्या हंस हुआ? कितने युवा को पेट्रोल सब्सिडी मिला? तो जेएमएम तो ये कह रही कि आइडिया वो देते हैं और ऐलान आप लोग भी तुरंत कर दे रहे हैं। भैया, अगर अच्छा बेहतरी के लिए, झारखंड के बेहतरी के लिए, झारखंड के युवाओं के बेहतरी के लिए अगर हमें किसी की सलाह पर काम करना पड़े, मैं काम करने को तैयार हूँ। हमारी पार्टी काम करने को तैयार है। कहाँ? चलिए, ये किसकी बात करते हैं? मैं बाकी दोनों को भी इसमें शामिल करूंगी। अब राजीव जी, जो बात मैंने राज सिन्हा जी से कही, वो आपसे समझना चाहूंगी। इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रीज हैं, कोल माइंस हैं, फिर भी लोगों को अपनी नौकरियों को लेकर, अपने रोजगार को लेकर परेशानी है। तो इतने सालों में क्या कुछ भी काम यहाँ नहीं हुआ कि आज भी ये जनता कह रही कि हमें रोजगार चाहिए?
इस इलाके में झारखंड के दूसरे एरिया से तो बेहतर स्थिति होनी चाहिए थी अगर रोजगार की बात हो तो। देखिए, धनबाद मूलतः माइनिंग क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। एक बड़ी बात यहाँ क्या है कि यहाँ की जो माइनिंग से रिलेट करती है जो इंडस्ट्री है, कुछ वर्षों से उनको जो सुविधाएं मिलती थी पूर्व में, वो सुविधाएं बंद कर दी गई। जैसे यहाँ 1972 से 75 के बीच में हार्डकोक इंडस्ट्रीज़, सॉफ्टकोक इंडस्ट्रीज़ और अन्य उद्योग लगाए गए थे जो कोयले पे आधारित थे। उनकी जो कोयले की मांग थी वो BCCL जो है यहाँ की जो कोल कंपनी है, वो उनकी मांग को लिंकेज के माध्यम से पूरा करती थी। धीरे धीरे पिछले कुछ समय में वो सारी चीज़ें बंद हो गई और अब यहाँ जो संकट है, यहाँ के उद्योग पे जो संकट है वो ये है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ को कोयला नहीं मिलता है और इंडस्ट्री जो है वो कोयला नहीं मिलने के चलते आज मरणासन हो गई है, जिससे रोज़गार पे संकट आ गया। तो कोयला आधारित उद्योग यहाँ लगभग मरणासन स्थिति में पहुँच गए हैं और बंद होने के कगार पे हैं। साथ ही साथ जो नए उद्योग लगने चाहिए थे, एक बड़े शहर की परिकल्पना जब आप करते हैं तो औद्योगिक नगरी की परिकल्पना करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की बात करते हैं, तो धनबाद में पिछले कई वर्षों में यहाँ कोई नई औद्योगिक क्षेत्र का गठन नहीं हुआ है, नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना है, जिसके चलते यहाँ नई औद्योगिक इकाइयाँ नहीं आ पा रही हैं। जब नई औद्योगिक इकाइयाँ नहीं आ पाएंगी तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ के युवा जो हैं वो काम करने के लिए माइग्रेंट हो गए दूसरे राज्यों में। और एक बड़ा कारण ये भी है, यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, सिर्फ धनबाद नहीं पूरे झारखंड के, और वहाँ वो रोजगार कर रहे हैं। यहाँ जो है वो रोजगार की स्थिति नहीं बन पाती है, यहाँ के युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। इसका अल्टीमेट रीज़न है कि यहाँ जो उद्योग है, जो यहाँ का मूल उद्योग है, उस पर सरकारों का ध्यान नहीं है, जिसके चलते ये परेशानी खड़ी हो रही है। इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? रोजगार, सुरक्षा या फिर कोल माइन से जुड़े मुद्दे? किस पर वोट पड़ेगा इस बार? मुझे लगता है इस बार रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा भी है। धनबाद में रोज़गार की जैसे बातें आ रही है, मैं किसी सरकार के ये पे नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के पहले धनबाद में लोग रोज़गार के लिए आते थे। 90 के बाद स्थितियाँ बदली, बहुत सारे उद्योग बंद हुए, नीतियाँ बदली, सरकार के आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, उसके धीरे धीरे रोज़गार के अवसर कम होते गए। बहुत सारा सुरक्षा का भी वैसा माहौल नहीं बन पाया। किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है या किसी एक सरकार को ये कहना गलत है। ये मैं तो देख रहा हूँ 1990 के बाद धनबाद डिटोरिएट करता चला गया और सुरक्षा पिछले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना था धनबाद में, इस बार भी रहेगा। खास करके धनबाद शहरी क्षेत्र और या आसपास के इलाकों में काफ़ी इस तरह की घटनाएं अभी बढ़ी हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इस पर कह रहे कि एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। जो दूसरा मुद्दा यहाँ पर उठा, महिला सुरक्षा का और सुरक्षा का, आप आम तौर में जब भी इस इलाके पर कुछ भी फिल्म या सीरीज़ बनी तो हमने देखा कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई है, यहाँ के माफिया पर चर्चा हुई है, यहाँ के क्राइम रेट पर चर्चा हुई है या फिर उसको वहाँ दर्शाया गया है। हकीकत वही है ज़मीन पर इस वक्त कि यहाँ पर जनता उसे उठा रही है? नहीं, देखिए, जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं है। थोड़ा सा समस्या है लॉ एंड ऑर्डर का। ये समस्या तो देश के अन्य बड़े शहरों में भी है, लेकिन धनबाद को ज़्यादा इस तरह के निगेटिव प्रचार ज़्यादा हुआ है। तो ये एक इशू है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने भी देखा होगा कि रंगदारी का जो मुद्दा है वो यहाँ पर हावी रहता है। जी, रंगदारी तो यहाँ कई बार चला है। हम लोग को याद है 2002-03 में भी वैसे ही हालात थे, 2010 के आसपास भी वैसे ही हालात थे और लगभग 2022 से 21-22 से लेके अभी तक हालात वैसे ही चल रहे हैं। बीच बीच में फेज़ आता है जिस समय रंगदारी की डिमांड्स बढ़ती है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो हम लोग से छूट जाता है वो ये है कि झरिया कोलफील्ड एक बड़ा क्षेत्र है। झरिया कोलफील्ड के जो एरिया है, लगभग 10 लाख की आबादी, धनबाद की आबादी लगभग 30 लाख की आबादी यहाँ निवास करती है और इसमें सारे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10 लाख की आबादी विस्थापित होने वाले क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ ज़मीन धंस रही है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आग के ऊपर में घर बना के रह रहे हैं, उनको जाने के साधन नहीं है। और जो सरकारी नीतियाँ आई हैं ये 2004-05 से आई हैं, 5-6 के बाद जब JIDA बना तब से कोई भी ऐसी वैकल्पिक नीति नहीं बनी जिससे कि वो 10 लाख की आबादी को प्रॉपर तरीके से विस्थापन हो सके, उनके लिए कोई बड़ा विस्थापन का प्लान बन सके। साथ ही साथ हम लोगों ने लगातार बात उठाई है विभिन्न मंचों के माध्यम से भी कि धनबाद को एक नए चंडीगढ़ जैसे शहर की आवश्यकता है, जहां वो विस्थापित होने वाली आबादी को विस्थापन दे सके। अगर एक शहर बड़ा नहीं बन सकता है
तो 3-4 छोटे छोटे शहर बसाए जाएं जिससे कि वो आबादी वहाँ विस्थापित हो सके। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप उनकी समस्याओं को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सबसे नारकीय स्थिति में धनबाद जिले की 35% आबादी निवास करती है, जिनकी स्थिति नागरिक सुविधाओं के मामले में शून्य है, जिनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का साधन शून्य है, जिनके लिए कमाने का साधन शून्य है, और वो कमाने के माध्यम जो साधन है वो इलीगल है, लीगल नहीं है। चूँकि और कुछ है नहीं, इसलिए उनके पास एकमात्र वही विकल्प बचता है, जिसके चलते यहाँ पे कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है। कई बार लोग ज़मीन के नीचे धंस जाते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लोग जाते हैं और वो ज़मींदोज हो जाते हैं, घरों के घर ज़मींदोज हो जाते हैं, लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं, वहाँ ज़मींदोज हो जाते हैं। इस तरह से जो बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि जरिया कोलफील्ड के जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं धनबाद की, मुझे समझ में आता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि जो अभी तक हैं और जो भविष्य में आएंगे, मेरा उनसे आग्रह भी होगा कि इस समस्या को प्रैक्टिकली मिलजुल के सब लोग इसका हल निकालें। नहीं तो ये धनबाद जैसे जो विकास की रफ्तार अगर 5% की है तो विनाश की रफ्तार 10% की है। तो आने वाले समय में बड़ा अहम मुद्दा उठाया अरूप जी, क्या इसकी चिंता राज्य सरकार ने की है? विस्थापन को लेकर जो चिंताएं हैं यहाँ पर इस इलाके में, उस पर कितना काम हुआ? नहीं, देखिए, ये सिर्फ राज्य सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार की भी मामला है। चूँकि BCCL, ये इलाका पूरा BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो कोल इंडिया के सब्सिडियरी है उसके अंडर में है। और जो झरिया का मामला है, जो 10 लाख पॉपुलेशन का, या आप माइंस के आसपास की जो विस्थापन की स्थिति है, वो केंद्र सरकार को करनी है। तो एक चीज़ है जो सिर्फ राज्य सरकार पर थोप देना और केंद्र सरकार को छोड़ देना, ये नहीं हो सकती है। तो झरिया का विस्थापन, उनको सही जगह पर बैठाना, अगर आप माइंस के चारों तरफ देखेंगे, जो राजीव जी ने कहा, मैं उस पर सहमत हूँ, तो आप तो क्या राज्य सरकार की तरफ से आग्रह गया था केंद्र सरकार के लिए? नहीं, ये उनकी जिम्मेवारी है, उनकी ज़मीन है, वो उनको बैठाना है। केंद्र सरकार की वो प्रोजेक्ट है, झरिया रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी, तो वो उनकी जिम्मेवारी है। और अगर आसपास एक समय था जब बाहर से लोग यहाँ रोजगार के लिए आते थे, आज ऐसी समय है जो यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए। तो ये समस्याएं सबकी है। सिर्फ आप बोल देना जो भाई हेमंत जी 5 साल आए इसलिए सब सारे दोष इनके, हमने राज किया 17 साल, हमारी कोई गलती नहीं है। केंद्र सरकार एक के बाद एक सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट है, जहां 2 लाख एम्प्लॉयज़ थे BCCL के, आज घट कर महज 40,000 44,000 आ गए। एक के बाद एक प्राइवेटाइजेशन हो रही है, यहाँ मिनिमम वेजेस नहीं मिलती है। कोल माइंस में वेजेस के नाम से मात्र 10,000 8,000 रुपया देके काम करवाते हैं, बेरोजगारी चरम पर है। तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक साथ बनी थी, और झारखंड की शुरुआत में भी बीजेपी की सरकार थी, बाबूलाल जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, वो आगे निकल गए। हम लोग भाजपा के नेतृत्व में लगातार सरकार बनती गई 15 साल 17 साल तक, और हम पीछे समेटते गए। आज लोग बोल रहे हैं जो रोजगार के नाम से पैसा लिया जाता है, आप रोजगार दिए कि क्यों नहीं? हमने तो हिम्मत किया है आगे बढ़ने की, हमने रोजगार दिया, हमने ये मैया योजना दिया। आपने 17 साल में क्या दिया? इस पर आएंगे। हमने आपने क्या दिया? आपने तो कुछ भी नहीं दिया। माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है इस राज्य के लिए। एक मिनट। माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है इस राज्य के लिए, और इस इलाके में अगर ये देखा जा रहा था तो इस पर काम पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। सरकार आपकी भी थी 5 साल पहले। देखिए जो यह बात है कि 17 साल भाजपा की सरकार रही, यह आप आंकड़े निकाल लीजिए। मैं इस पे, और अरूप जी विद्वान हमारे मित्र हैं, पता नहीं अरूप जी तो आंकड़े में बड़ी जानकार व्यक्ति हैं, कैसे इनके मुंह से यह बात निकला कि 17 साल भाजपा की सरकार रही। आप निकाल के देखिएगा अगर, तो ज़्यादातर शासन वो अभी जो वर्तमान में इंडी गठबंधन है इनकी ही रही। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की सरकार रही। ये
ये ऐसा है कि अभी विधानसभा में आप निकाल लीजिए प्रोसीडिंग्स, कई एक बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि विस्थापन आयोग बनेगा, लेकिन इनकी आदत है विधानसभा में बोल देना है, उसके बाद भूल जाना है। ये हर चीज बोल बोल के भूल जाते हैं। उसी प्रकार से विस्थापन आयोग की बात भी करके ये भूल गए कि कोई विस्थापन का भी चीज है। और यहाँ पे जितने भी तरह के कोयला से संबंधित भ्रष्टाचार हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये सरकार के संरक्षण में आज जितने लोग दब रहे हैं, जितने अभी ये झारखंड के अंदर ये आम लोगों की चर्चा है। कोई बोलता है कि भैया हमें यहाँ से बैंक मोड़ जाना, बोला जाओ, तो बोला मोटरसाइकिल के कागज नहीं मेरे पास, तो बोला एक बोरी कोयला रख लो और पूरे झारखंड में घूम जाओ, कोई नहीं खोजेगा कि तुम्हारा पेपर है कि नहीं है। ये तो खुद हमारे राहुल जी आए थे, वो भी कोयला चोरी के साथ साइकिल पे जो जा रहे थे लेकर के मोटरसाइकिल से, तो खड़ा होकर फोटो खिंचाए थे। यह उसको प्रोत्साहित किए कि हाँ ये जो काम तुम कर रहे हो यह ठीक कर रहे हो। और ये जो है ये इनके बढ़ गया, कोयला का चोरी, बालू का चोरी, सारे चोरी इनके हो गए। अब सच बात बोलने पर तो कड़वा लगेगा, सच बात बोलने पर तो कड़वा लगेगा। ये तो अखबारों में तस्वीरें आई, आप देखिए अखबारों में, ये खुद राहुल जी ने खड़ा होकर के कोयला चोरों के साथ वो जो लेके जा रहे थे, शायद उनको जानकारी नहीं थी। डीके सिंह जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसको? मैडम, आपने विस्थापन की बात की। जिस तरह से श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी ने 1971 के दौर में कोयलवरी का राष्ट्रीयकरण किया, लाखों लाख गरीब मजदूर को सरकारी नौकरियां मिली, देश के सारे लोग धनबाद की ओर देखते थे कि वहां जाएंगे तो अपना रोजी रोटी पालेंगे और नौकरियां मिलेंगी और सबका एक बसेरा बना। लेकिन आज जिस तरह से सुनियोजित तरीके से देश के पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, कोयला उद्योग को बेचा जा रहा है, ये सुनियोजित तरीके से, और जिसके कारण आज कोल पे आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ आज बर्बादी के कगार पर उठ गए, खड़े हुए हैं। और इस कारण आज यहाँ के नौजवान माइग्रेशन, कोयला खदान की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह से पहाड़ और का मैं पहाड़ बताऊं, साफ हो गया, मैं बताऊं जिस तरह पूरा पहाड़ जाइए, कोयला चोरी का ब्रांड एम्बेसडर पूरा इनके पहाड़ पास साफ है, हो गया। कोयला चोरी का ब्रांड एम्बेसडर इनके पास है। एक पूरे, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हम इस तरह से चिल्ला के बात नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने कोल उद्योग का, मैं बोल रहा था कि बर्बाद किया, और वही एक कारण है कि आज माइग्रेशन। लेकिन 2019 में जिस तरह से हेमंत सरकार अपनी गद्दी संभाला और युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित थे, आज आप देखेंगे एक से बढ़कर एक नौकरियां निकल रही हैं जेपीएससी के थ्रू। जनता को यहाँ पर बहुत कुछ कहना है, पहले उनसे मैं कुछ ले लेती। जल्दी कहिए। एक सेकंड, हमारा कहना है कि ये रोजगार की बात कर रहे हैं। बहुत उम्मीद से कोरोना काल में देश के विभिन्न भागों से लोग झारखंड आए थे, हम यहीं रहेंगे और काम करेंगे, मगर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि यहाँ के युवाओं को पुनः बाहर जाना पड़ा? बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे, जिसका जवाब लेंगे। जी आप बताइए। विधायक महोदय से सवाल है, आपके सांसद पर 50 केस है, बताइए कि क्या क्या चीज का केस? मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं, ये 5 साल कहाँ थे? केवल चुनाव के समय आते हैं। मैं विधानसभा में बाबू बिशनपुर में रहता हूं, कोई नेता जो है वहाँ आता नहीं है, केवल 5 जब चुनाव आता है तभी ये लोग आते हैं। बहुत अहम सवाल किया विधायक जी। 5 साल बाद ही आप जनता के पास पहुँचते हैं? नहीं, मेरे लिए नहीं है, उम्मीदवार आप 5 साल मेरे बाद लिए पहुँचते नहीं हैं। है। मैं तो 24/7 24/7 कोई भी बोल दे, कांग्रेस पार्टी के लोग से भी पूछ लीजिए। मैं तो कहता हूं हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनसे पूछ लीजिए। राज सिन्हा 24/7 जनता के बीच में रहता है। आप उम्मीदवार हैं, 5 सालों में आप क्या किया आपने? हम कि तो चुनावों के वक्त ही जनता की याद आती है। नहीं, हम लोग लाल झंडे करते हैं, यूनियन में भी हम लोग अच्छे जगह पर हैं। हम लोग हमेशा से जनता के बीच में ही और कोल वर्कर्स के बीच में ही रहते हैं। हमारा एक चीज़ कहना है, जो देखिए चीज़ें जो छींटाकशी हो रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, 1978 से आज तक कोयला चोरी हो रही, चाहे कोई भी सरकार हो, ये पूरी व्यवस्था है
जो इसको संचालन करती है। इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर राजनीति से लेकर पत्रकार से लेकर सारे लोग हैं। तो इस पर बहस करके लाभ नहीं है, इस पर अंकुश लगनी चाहिए। और हम समझते हैं जो केंद्र सरकार और एवं राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी है जो ऐसे माफिया तत्वों को खत्म करे, ऐसे चीजों को बंद करे। डीके सिंह जी, आपसे मैं इनके सवाल का जवाब चाहूंगी। कोरोना के बाद जब वापस रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो जनता ने सोचा कि अब हम नहीं जाएंगे बड़े शहरों में काम करने, हम यहीं काम करेंगे, लेकिन उनके लिए यहाँ काम नहीं था। क्या इसके बारे में सरकार नहीं सोच पाई कुछ? साहब को जानकारी का अभाव है। आपको पता होगा 2 साल कोरोना में निकल गया और जिस तरह से हेमंत सरकार ने कोरोना में लोगों की सेवा की, आप देखे होंगे पूरे सेवा की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम यही काम करना चाहते थे, हमको नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला। जो नहीं, बड़े ताम झाम से कहा गया था मैं कि अब जो है बाहर कोई नौकरी करने नहीं जाएगा, ये सरकार ने घोषणा किया था। जिस तरह से आज जेपीएससी के थ्रू वैकेंसियां आ रही हैं, हर एक युवा पीढ़ी, जेपीएससी तो आज अलग कहानी है। मैं बता रहा हूँ मैडम, इनकी 5 साल सरकार थी, 6 जेपीएससी पड़ी हुई थी सिविल सर्विस की, एक भी जेपीएससी ले नहीं पाए थे। हमारी सरकार आई, 6 जेपीएससी के एग्जाम एक बार लिया। और जिस तरह से मैं बताऊं, आज 21,000 नौकरियां स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जिस तरह से पीजीटी की बहाली हुई, लगातार एक के बाद दंत चिकित्सक हो, कन्या अभियंता हो, ITI इंस्ट्रक्टर हो, हर एक दिन देखिएगा नए रोजगार के नए अवसर सृजन हो रहा है। इसके बाद भी अगर बोला जा रहा है तो ये पूरा का पूरा निराधार आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। आपको जहां जनता सुन रही है उनके पास कुछ और जवाब है, हम आपके पास लौटेंगे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। धनबाद से NDTV का ये इलेक्शन कार्निवल जारी रहेगा, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं धनबाद से NDTV का इलेक्शन कार्निवल। यहाँ मौजूद है धनबाद की जनता और साथ ही उनके नेता और प्रतिनिधि। तो ये चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जनता की बारी है, तो जी आपको क्या कहना? मैडम, मैं अपने दादा अरूप दास से एक प्रश्न करता हूँ कि ये कोयलांचल की धरती पे MCC एक पार्टी हुआ करती थी जिसका गठन इनके पिताजी हमारे पूर्व सांसद AK राय जी ने किया था। दोनों बहुत ईमानदार और उन्हीं के पुत्र हैं। आज क्या परिस्थिति है कि दादा को भाकपा माले में विलय करना पड़ा और NDA में शामिल होना पड़ा? ये दादा NDA में नहीं है, इंडी गठबंधन में शामिल होना पड़ा। नहीं, देखिए ये एक राजनीतिक डिसीजन है और 2 लाल झंडे को एक करना था, इसलिए झारखंड के सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टी के रूप में वो जाएंगे। जी, गठबंधन राजनीतिक फैसला था कह रहे हैं। मेरा जो सवाल है यहाँ पे जो सीटिंग विधायक है हमारे राज सिन्हा जी से होगा कि आप सभी लोगों ने कहा कि जो धनबाद है वो पूरे झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जहाँ पे 35 लाख की लगभग आबादी है। उसके बाद भी यहाँ के ना सांसद और जो विधायक है दोनों ने मिल के एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं दे सके आज ये पूरे 10 साल में। आज हमारा पूरा शहर चक्का जाम और सड़क जैसी दुर्घटनाओं से संबोधित। राज जी, ये तो हकीकत है जी। पहले दूसरा एक सवाल का जवाब पहले, ये तो हकीकत है कि ट्रैफिक पता नहीं यहाँ पर बड़ी समस्या है। हमारे छोटे भाई हैं धनबाद को कब से देख रहे हैं। ये वही धनबाद है जहाँ की सिंगल रोड थे, चलने के लिए सड़कों पर लाइन लगती थी। अभी ये धनबाद के ट्रैफिक के लिए आप देखिए, पूरा बोकारो से लेके जो सड़क आ रहा है, ये पुलिस लाइन होते हुए गोविंदपुर तक ये 4 लेन बन गया। ये आपका जो धैया रोड है यह 4 लेन बन गया। रणधीर वर्मा चौक की स्थिति क्या हो गई? हाँ, जाम है तो वो जो जाम तो रहेगा ना दिन पर दिन। अभी ये नया मोड़ के पास नया बाजार में डबल अंडरपास ये कुछ जोड़ना चाहते हैं राज सिन्हा जी। और देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे पूरे भारत में लगभग 24 IITs हैं और हमारे धनबाद में एक ऐसा IIT है ना जिसके 40 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। आज हमारी धनबाद की जनता देखिए, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। और हमारे पास एम्स जैसे सुविधाएं नहीं है। और जब भी सवाल क्या है मेरा कि एम्स और एयरपोर्ट, और एक छोटा सवाल है कि जब भी जो वंदे भारत की जो शब्द आती है पूरे भारतवर्ष में, वो एक सौगात लेके आती कि वंदे भारत की सौगात मिली। आज हमारा जो झारखंड डिवीजन है, धनबाद डिवीजन है, वो 23 करोड़ की रिवेन्यू देता है, 23,000 करोड़ की रिवेन्यू हर साल भारत सरकार को। उसके बाद भी हमें एक डायरेक्ट वंदे भारत नहीं मिली। वंदे भारत
का जो शब्द है वो सौगात के रूप में आता है, लेकिन जो हमारे धनबाद को जो वंदे भारत मिला है वो भीख के रूप में है। राज जी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बार बार हमारे मित्र बोल रहे हैं एम्स नहीं मिला। एम्स अच्छे बताइए तो जरा सा आप अपना हमको बता दीजिए कि किस साल में एम्स यहाँ आया था, किस साल में आया था, बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, आप बताइए ना किस साल में एम्स आया था। एम्स आया नहीं था भैया। आगे बढ़ेंगे। एम्स जो है आप जिले जिले में एम्स नहीं बनता। आप सुनिए, मैं बताता हूँ, 180 करोड़ रुपए की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है केंद्र सरकार की राशि से। सारा एपरेटस बर्बाद हो रहा है, बहाली नहीं कर पाया, उसके पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं बहाली हो पाए, डॉक्टर्स नहीं आ पाए। आज 2 साल से हॉस्पिटल बन के तैयार है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। या पहले जो है उसको तो ठीक कीजिए, वो नहीं याद है कि केंद्र सरकार ने बनवा दिया, वो याद नहीं है। किसको? अरे हर जिले में एम्स बनता है क्या? झारखंड सरकार ने 4 साल पहले डुमरी में एक ब्राह्मण के हत्या हुई थी और बोले कि हम सरकार का पूरा सहायता कर रहे हैं, कोई वहां पर नहीं पहुंच पाया और जो जाना चाहता उसको रोका गया था डुमरी विधानसभा में ही सरस्वती पूजा के दिन। तो एक सुरक्षा को लेकर यहाँ सवाल था, और किसको सवाल पूछना है यहाँ पे? बोलिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का समय में 1 रुपये पर रजिस्ट्री होता था, गरीबी जमीन को रजिस्ट्री करवाता था, और अभी क्या इनका सरकार में, खाली बताइए कि कितना रुपए में रजिस्ट्री हो रहा है? डॉक्टर सिंह, आप बताएंगे इसका जवाब? देखिए, वो लोग ठीक है, 1 रुपए में रजिस्ट्री महिलाओं को जाते जाते कुछ महीनों के लिए उन्होंने दिया था, ठीक, लेकिन आज भी पूरे देश में सबसे कम रेट पे हमारे यहाँ रजिस्ट्री होती है। ये जहाँ तक 1 रुपए की बात कर रही है, कुछ महीनों के लिए उन्होंने दिया था, कुछ महीनों के लिए दिया था, कुछ महीनों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा, क्राइम रेट को लेकर चिंताएं हैं, आपने शुरुआत में कहा था कि इतने भी हालात इस इलाके के खराब नहीं है, ऐसे में ये जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या वाकई इनमें हकीकत भी है? नहीं, देखिए, आंकड़ा पूरे राज्य का है। मैं धनबाद शहर की बात कर रहा था उसमें कि धनबाद शहर में आज भी यह स्थिति है कि आप रात में भी निकल सकते हैं अकेले। यह स्थिति धनबाद शहर की, मैं बता, आंकड़ा पूरे राज्य का क्या है ये मेरे पास अभी एक्चुअली है नहीं। हत्याएं तो हुई हैं, घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन धनबाद शहर की मैं बात कर रहा था। धनबाद शहर में एक्सटॉर्शन की घटनाएं हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन सामान्य लोग आज भी रात को भी निकल सकते हैं, ये बात कर रहा था मैं जी। अगर पूरे राज्य की बात करें राजीव जी, तो ये एक चिंता रही है जो क्राइम रेट में जो गिरावट देखी गई है और बढ़ोतरी एक तरह से कहें, और जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, अपराध का जो पहला निशाना होता है वो व्यवसायी वर्ग होता है, और ये कमोबेश राज्य में हर सरकार के समय में ऐसे हालात कभी न कभी हुए हैं। इस बार का टेन्योर थोड़ा लंबा हो गया है और ये लगातार जारी है, इसमें कमी नहीं आई है, लेकिन हमें विश्वास है सरकार जो भी भविष्य में आएगी या जो भी अभी सरकार है, इन लोगों ने प्रयास तो किया है लेकिन उस पर लगाम नहीं लग पाई है। ऐसे हालात 2002-03 में भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 2009-10 में भी ऐसे ही हालात हुए थे और 2022 से भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं। तो पहले 2 साल में मामला समाप्त हो जाता था, फिर 10-5 साल शांति रहती थी, लेकिन अभी के हालात जो है वो अच्छे नहीं है। सरकारों को चाहिए, इसमें समन्वय की आवश्यकता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को समन्वय बनाने की आवश्यकता है, जिससे वैसे अपराध करने वाले जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो सके, और उन पे कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। चलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा सवाल होगा सिंह सर से कि आपने बोला कि किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई, जबकि मैं लाइव पीजीटी में हुई धांधली का सबूत दिखा सकती हूं सर। आपने बोला कि जेपीएससी में धांधली नहीं हुई, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जेपीएससी में चेयरमैन मैडम खुद बोल के गई कि धांधली हो रही है और मेरे बस से बाहर की बात है। तीसरी बात, तीसरी बात, लेट मी क्लियर, ठीक है। तीसरी बात कि खुद आप जाके सीएम के ट्वीट पर देख लीजिए कि उन्होंने झारखंड पुलिस को ये आदेश दिया है, जो फोन कॉल्स फर्जी आ रहे थे, कि इस पे आप जांच कीजिए। तो आपके सीएम, आपके जेएसएससी में पीजीटी की अगर आप बात करते हैं, मैं 12 फरवरी को ये खुद एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, 16 फरवरी को रिजल्ट मांगते हैं, तो ये धांधली नहीं। मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार नहीं है, जहां
पेपर बिकते हैं खुलेआम बाजार में। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी की सरकार है। पिछले, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप अपना एक अपना मनगढ़ंत अपनी बात कह रही हैं। किस पेपर में किस न्यायालय में हो और किस थाने में केस है? अगर हुआ है, जिस तरह से ऑनलाइन परीक्षा हुई सफलतापूर्वक लगभग 23,000 शिक्षकों की बहाली की एग्जाम हुआ। बताइए क्या पेपर लीक हुआ? ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है पेपर लीक की सरकार, जहां 67,000 युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है। मैडम, अगर कोई लीक हो जाएगा तो जेल के सलाखों के पीछे होगा। एक दिन हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, ये 20 रुकिए लॉ एंड ऑर्डर पर बोलता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर में सारे बड़े लोग बोलते हैं, सारे सब पार्टी के, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं है कि जो है ईमानदार आदमी को बैठाए वहाँ डीजीपी में। एक आदमी जो है, जो सरकार में रहता है, वो उसी आदमी को खोजता है जो कैसे सेटिंग बेटिंग होगा, तो वो अच्छा आदमी को लाए। अभी बोलना बहुत अच्छा आसान नहीं है। अपने पसंद के ऑफिसर्स को आप लोग ट्रांसफर ना कराएं, ये कहना चाहते हैं। जी। हम लोग कहाँ से कराएंगे? सरकार उनकी है तो हम कहाँ कराएंगे? मेरा सवाल धनबाद के विधायक जी से है। 2014 में हम लोग सभी ने सुना था। विधायक जी, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सवाल हाँ, सवाल ये है कि बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो सरकार, मोदी सरकार। महंगाई 3 गुना हो गई है, जिसमें आपकी सरकार भी रही है और अभी भी वर्तमान में केंद्र में आपकी सरकार है। केंद्र की सरकार ने कहा था कि विदेशों से काला धन लेकर के आऊंगा, वो काला धन क्यों नहीं आया? शिक्षा व्यवस्था 3 गुना महंगा क्यों हो गया? 2 करोड़ रोजगार हर एक साल दूंगा, आपने रोजगार उत्पन्न क्यों नहीं किया? राज जी, आप जवाब देंगे। देखिए, हमारे मित्र को जानकारी की अभाव है। ये जितने विकास के काम हुए, ये थोड़ा याद कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, इतने विकास के कार्य हो रहे हैं, तो एक एक करके आते हैं। सुनिए तो सही पहले, एक एक बात तो सुनिए। आज लाखों करोड़ रुपए आपके जो कांग्रेस पार्टी के नेता या और भी जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करके रखे हुए हैं, उनके हलक से निकाल करके मोदी सरकार लेकर के रख रही है। वो जेल जा रहे हैं वो। आप ही की सरकार के, आप ही के सांसद। धनबाद के लिए ये दुर्भाग्य है जो सबसे ज़्यादा अगर पैसे अगर बोलेंगे, पूंजी अगर बोलेंगे तो धनबाद ज़िले में है। ये कोयला के राजधानी है, लेकिन हम लोगों के पास एक अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छे एजुकेशन सेंटर नहीं है, हम लोगों के पास ट्रेन्स नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन्स। आज भी हम समझते हैं जो अभी आप बुकिंग कीजिए तो 1.5 महीना बाद बुकिंग मिलती है। हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। सड़कें जो हैं आते आते हम समझते हैं जो 5 किलोमीटर आने में आधा घंटा 1 घंटा लगती है, ऐसी जाम लगती है। लेकिन यहाँ राजनीतिक पेंच में फंस जाते हैं लोग। हम समझते हैं जो टोटल चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कोई भी सरकार हो, धनबाद को हमेशा से नेग्लेक्ट करते आए हैं और धनबाद को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये देश की राजधानी के तरह डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम समझते हैं जो धनबाद देती है, लेकिन हम लोग का सबसे कम डेवलपमेंट। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, हम तमाम लोगों के लिए शर्म की बात है जो हम लोग धनबाद को नेतृत्व जरूर करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हम लोग नहीं दे सके। चाहे कोई मुद्दा राज सिन्हा जी इन्होंने उठाया है कि एक इंडस्ट्रियल टाउन होने के बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके का होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, वो विकास। देखिए, दिक्कत है, हम अरूप जी की बातों से सहमत हैं, लेकिन क्या है, सरकार बदलने के साथ विकास के पैमाने बदल जाते हैं। अब जैसे धनबाद में आप लीजिए, यहाँ पे यही धनबाद है, अरूप जी का क्षेत्र निरसा है। मैंने वह भी दिन देखा है जब धनबाद से निरसा जाने में 1.5 घंटे लगते थे, गाड़ियाँ खराब हो जाती थी, वह भी दिन हमने देखा है। यहाँ पे अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अभी भी पूरा बिल्डिंग, पूरा ढांचा खड़ा है, सारे ऑपरेटर्स पड़े हुए 5 साल से, लेकिन यह सरकार
न डॉक्टर की बहाली कर पाई, न वहाँ के स्टाफ की बहाली कर पाई। अब वो तो ऑपरेटर्स सब तो एक्सपायर कर जाएंगे। यह किसके जिम्मे है भाई? आप धनबाद का लोक विकास, अब यह सरकार यहाँ मैथन जलापूर्ति योजना फेज 2, अरे भैया सुनो तो जरा, मैथन फेज 2 पानी के पीने के पानी के लिए 19 में योजना शुरू हुआ, 22 में पूरा होना चाहिए था, लेकिन आज तक वो 40-50% योजना बन पाया। यह सरकार बदल गई, दुर्भाग्य है। माडा की स्थिति उसी प्रकार से रुकी हुई है, वहां भी सारा काम होना चाहिए था। लगभग 1000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम धनबाद में शुरू हुआ, बिजली विभाग का पूरा अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, सब काम अधूरा पड़ा हुआ है। बना हुआ रोड गड्ढा खोद दिया, गैस का पाइपलाइन यहां धनबाद में आया, सारे काम यहां हो रहे हैं, लेकिन तब है कि सरकार बदल गई। आज डीएमएफटी फंड या केंद्र सरकार के पहल पर यहां के कंपनियों का ये जो फंड आया, जो कुछ काम हो रहा है धनबाद में वही हो रहा है। अब अंदाज लगा लीजिए आप, इससे हमारे विद्वान मित्र इसमें सहमत होंगे। 20 सूत्री की बैठक सबसे इंपॉर्टेंट बैठक होती है जिला विकास की, या योजना समिति की बैठक, जिला योजना समिति की बैठक, ये हर 3 महीने पे होने चाहिए, लेकिन आज तक पूरे 5 साल, हमारे मित्र पत्रकार महोदय बैठे हैं, पूछ लीजिए, 5 साल गुजर गए। मुश्किल से प्रभारी मंत्री जी आते थे पार्टी के काम से, आए तो फॉर्मेलिटी कर लिए, 1-2 घंटे में दोनों बैठक को निपटा दिए, और पूरे साल में 5 साल में जो हर 3-4 महीने पे बैठकें होनी चाहिए थी, वो बैठकें मुश्किल से टोटल बैठक 3-4 हुई होगी। तो जब जिस सरकार की यह सोच हो, जिस सरकार की काम करने की शैली यह हो, जो प्राथमिकता विकास को इस प्रकार से देते हैं, उससे उम्मीद करना बेमानी है। मेरा ये सवाल है, जो बात इन दोनों ने रखी, चिंताएं इस इलाके के विकास को लेकर दोनों ही तरफ है, लेकिन जब योजनाओं की बात आती है, उस पर ग्राउंड पर लाने की बात आती है, तो क्या राजनीति बीच में आ जाती है? चिंता दोनों कर रहे हैं, चिंताओं चाहते हैं कि इस इलाके का विकास हो, लेकिन राजनीति है बीच में, क्या वजह है? हाँ, लगता तो इस तरह है जैसे धनबाद में राज्य बता रहे थे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, सामग्रियां भी आई, पिछले साल बहुत सारी सामग्रियां यहाँ से वापस कल्याण व दूसरे जगह चली गई। अब क्या इन लोगों का वजह था, ये तो ये लोग ज़्यादा बताएंगे, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। दूसरी बात जो अरूपदा भी बोले, सही बात है, धनबाद में एक ही बड़ी सरकारी अस्पताल है SNMMCH, जिस पर बहुत लोड है। तमाम कमियों के बावजूद आज भी आप वहाँ जाएंगे तो लोगों को बेड मिलना मुश्किल है मरीजों को। तो इस पर तो एक चिंता तो होनी, सरकार अस्पतालें तो बननी ही चाहिए। केंद्रीय अस्पताल था एक यहाँ पहले, उसकी भी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अच्छे इलाज के लिए या तो रांची जाना पड़ता है या कोलकाता जाना पड़ता है, फिर वेलोर जाना पड़ता है। वेलोर की ट्रेन में हमेशा आपको फुल मिलेगा, सीटें नहीं मिलेंगी। दूसरा एक मुद्दा है शिक्षण संस्थानों का, जैसे धनबाद में इतना बड़ा जिला होने के बावजूद यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम ही बना, मुझे लगता है कि वो भी कैसे बना, किसके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो वो बता रहा था 2018-19 में ये रघुवर सरकार में ही बनी, जबकि ये बहुत पहले बनना चाहिए था। धनबाद में आज भी कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ के आप MBA जर्नलिज्म या फिर और तरह के प्रोफेशनल कोर्स कर सकें। सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अभी नया नया BBM के में कुछ कोर्सेज चालू हुए हैं, लेकिन वहाँ भी प्रोफेसर्स की बहुत कमी है, स्टाफ्स की बहुत कमी है। DK सिंह साहब वहीं के प्रोफेसर हैं, वो भी बता सकते हैं इस पर। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो माइग्रेशन की बात हो रही, ना सिर्फ जॉब के लिए बल्कि पढ़ाई के लिए भी यहाँ के 12th के बाद 50 से 60% जो सामर्थ्यवान हैं या नहीं भी सामर्थ्यवान हैं, मजबूरी में भी अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। इस पर सभी दलों को, राजनीति के दलों के परिधि से ऊपर उठ के सोचना होगा धनबाद के लिए। इस इलाके के विकास के लिए लिस्ट लंबी है, बहुत चीज़ें होनी चाहिए, नहीं हुई, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोल माइंस आज तो नहीं मिले। कोल माइंस पर काम लगातार हो रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी इससे जुड़े हुए थे, तो ये इलाका वाकई इंडस्ट्रियलाइज बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और उस लिहाज से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। देखिए, जैसे कि हम लोग लगातार एक बात करते हैं, जब बिहार था तब हमको लगता था कि पटना बहुत दूर है, रांची आया तो रांची भी दूर ही हो गया, दिल्ली तो हम लोग से बहुत दूर है। तो धनबाद के विकास की जब परिकल्पना की बात करते हैं, तो जो 86-87 में यहाँ हवाई जहाज उड़ते थे, 2024 में हम एक एयर स्ट्रिप के लिए तरसते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए, जो बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव नहीं दिखता है। सड़कें चौड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। शहरों का विकास, अब जब धनबाद घुसेंगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखेगी, मॉल भी दिखेंगे, लेकिन वो माहौल नहीं दिखता है जो एक बड़े शहर को में तब्दील होने में या इसके विकसित होने में, या यहाँ की जो सुविधा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे मिनिमम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उस मामले में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। कहने को यहाँ IIT है, लेकिन क्या धनबाद के बच्चे IIT में पढ़ते हैं क्या? यहाँ BIT सिंदरी है, क्या धनबाद के बच्चे BIT सिंदरी में पढ़ते हैं क्या? तो यहाँ आवश्यकता है कि जब यूनिवर्सिटी बनी है तो यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि धनबाद में कॉलेज की स्थापना के लिए तेज़ी से काम करे। नहीं तो जो हमारा ब्रेन है, जो 12 के पास तो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, वो बाहर ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। और धनबाद जिले की एक बड़ी आबादी बुजुर्गों की होती जा रही है, जिसमें BCCL से जो बड़ी संख्या में रिटायर हुए वो लोग हैं, और उनके बच्चे अपने परिवार सहित या पढ़ाई के लिए बाहर निवास करते हैं, जिसका एक बड़ा कारण है कि धनबाद में वोट का परसेंटेज भी कम होता है। जी, हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो अब बारी आप सभी लोगों की है कि अगले 5 सालों में आप लोगों को क्या क्या चाहिए। आप इसका छोटा छोटा जवाब दें और हाथ उठाएं तो मैं तुरंत आप लोगों के पास आऊंगी। कोई सवाल नहीं, लेकिन आपको अगले 5 साल में क्या चाहिए। जी, हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल को केंद्र सरकार को चाहिए और राज्य सरकार को भी चाहिए, सेंट्रल हॉस्पिटल को डेवलप करे और हमारा जो भी जाने जाते हैं उसको बचाने का प्रयास। तो स्वास्थ्य और मेडिकल सेवाओं पर काम हो अगले 5 सालों में। जी, आप धनबाद की आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। मैं चाहूँगा कि अगले 5 साल में धनबाद से ट्रैफिक मुक्त हो, और धनबाद का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे 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 विकास डेवलप करेगा ट्रैफिक भी बढ़ रहा है अभी। और स्वास्थ्य के संबंध में बोलूँगा कि जो हमारा PMCH है, SMCH है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, आप क्या? अभी जो मीटर जो लग रहा है उसको 1 मिनट 5 मिनट का अभी आ रहा है, हम लोग का जो लगना चाहिए 1 मिनट आ रहा है 5 मिनट। इसमें कौन सा मीटर? बिजली का मीटर। बोल रहा है कि सभी स्कूल में बंगला पढ़ाई चालू होना चाहिए, और एयरपोर्ट हम लोग धनबाद में, और मेन रेल डायरेक्ट भेलोर के लिए ट्रेन होना जरूरी है। ये करें। तो आपने सुना यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है अगले 5 सालों में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज NDTV के इलेक्शन कार्निवल में जो आज था धनबाद से इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई जगह, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।